नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो ड्रामा होने वाला है उस ड्रामा को देखने के लिए तैयार रहिए। तमाम इस देश के सारे टीवी चैनल्स लाइव प्रसारण दिखाएंगे। ड्रामा क्या है, इसलिए ड्रामा कह रहा हूं क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो राम की प्रतिमा वहां स्थापित करेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और वो प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ और ट्रस्ट के लोग। उसमें कोई संत नहीं होगा, कोई शंकराचार्य नहीं होगा। यानी आप समझ लीजिए कि यह ड्रामा होगा जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। आगम पुराण कहता है वही व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है जिसके अंदर खुद ईश्वर के आप विराज हो, अंग अंग में ईश्वर हो और वो ईश्वर में लीन रहता हो। आप समझ सकते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में यदि बात करेंगे तो शंकराचार्य जी को उस श्रेणी में रखा जाता है। उसके अलावा कोई एक आध मनीषी हो तो हो, नहीं तो सामान्य तौर पे कोई नहीं होते। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को एक मठ का मठाधीश है लेकिन सत्ता का संचालन करता है। तो सत्ता कभी भी कोई संत तो नहीं संभाल सकता है। संत को सत्ता संभालने का कार्य हमारे धर्म में नहीं दिया गया है। तो यानी योगी आदित्यनाथ भी नहीं वहां आते। अब इसके बाद आप देखिए अब कौन हो सकता है। तो इनमें से तो कोई ऐसा नहीं है। चंपत राय खुद में चंदा के गड़बड़ियों, जमीनों के गड़बड़ियों और सब चीजों में संदेह के दायरे में है और उनकी भूमिका है। उसके बाद में मोहन भागवत है। मोहन भागवत उस आरएसएस के अंग है जिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप है, तमाम नफरत के आरोप है, तमाम हत्याओं के आरोप है, तमाम सारी चीजें। तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पूरा यह खेल सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। हिंदू मैथोलॉजी में यदि यजमान बन के जो बैठता है उसे अपनी सपत्नीक बैठ के पूजा करनी होती है, लेकिन वह भी नहीं है। और इसके बाद में यदि हम धर्म के ही मुताबिक देखें तो जो प्रतिमा पूजित होनी होती है, प्रतिष्ठित होनी होती है, उसका तमाम तरह से पूजा होती है। लेकिन साहब 1.5 मिनट में यह पूजा तो संपन्न हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन वहां जो होगा घंटों घंटों चलेगा, वो ये चलेगा कि नरेंद्र मोदी का 8 किलोमीटर का रोड शो किया जाएगा और रोड शो के साथ साथ उन पर पुष्प वर्षा होगी। राम पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा होगी और इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे लूट का खेल है। इस खेल में एक और चीज बताना जरूरी है कि पहले भी राम मंदिर के नाम पर तमाम चंदा वसूला गया था। 1400 करोड़ जो चंदा वसूला गया वो कहां गया, इसका हिसाब देने को किसी के पास भी कोई बही खाता नहीं है।
हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने, हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई, उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। हालात ये है कि वो चंदा खा गया कोई 1400 करोड़ और अब इस देश की जनता से उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, नफरत को भड़काकर जो चंदा वसूला गया आरएसएस के थ्रू, वो चंदा कभी जमीन के घोटाले, कभी दूसरे घोटाले, तमाम तरह के घोटाले हुए और जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें घोटाले हुए हैं, इस बात को कैग ने कहा है। अब आप समझ लीजिए इन घोटालों की पुष्प वर्षा होगी नरेंद्र मोदी पर और इवेंट जीवी नरेंद्र मोदी रोड शो करके अपना राजनैतिक भाषण देंगे और यह भाषण होगा। आप इससे समझिए कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, भगवान का कहीं कोई नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, जिसको जो आस्था उसके मुताबिक, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। ये सारे ड्रामे चल रहे हो तो ऐसे ड्रामे को खत्म करने के लिए हम सबको सामने आना चाहिए, बातें होनी चाहिए, उन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए क्या हो रही है। नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए या कुछ और बरसना चाहिए, इसका फैसला आप कीजिए। जब 1962 में युद्ध हुआ था भारत चीन का, उस दौर में तमाम बड़े छोटे से संसाधन थे भारत के पास, कमजोर सेना थी, गरीबी और उससे मुफलसी से हम मारे हुए देश थे। उस स्थिति में भी हमारे जवान बहुत दबंगई से लड़े, हिम्मत से लड़े और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि चीन की सेना अंत में खुद ही चली गई। इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल उस समय हमारे मेजर शैतान सिंह ने वहां पर एक बड़ी भूमि पर कब्जा किया था और जो कब्जा किया था वहां उनकी समाधि थी और वहीं पर आगे उनको सलामी दी जाती थी। वो जमीन उन्होंने कब्जा की थी, चीन की जमीन कब्जा की थी। इसके बाद वहां पर हमारा कब्जा था, चल रहा था सालों साल से। लेकिन अब क्या हुआ, जो हम 1962 में नहीं हारे उससे बड़ी हार हम अब हार रहे हैं। हमारे 20 सैनिक 2020 में वहां मार दिए गए। चीन ने हमारी 2500 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है, अपने बॉर्डर पे गांव बसा लिए हैं और न जाने क्या क्या कर लिया है। आज हमारी सरकार ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया और शैतान सिंह की जो वो समाधि थी उसको अब तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि उसे चीन ने कहा यह बफर जोन बनेगा। अब आप समझिए, बफर जोन उसके बहुत बाद से शुरू होता था।
वो अब वहां बनेगा, उनकी समाधि तोड़ी जाएगी। उस वीर को, परमवीर चक्र विजेता का समाधि तोड़ी जा रही है। आप कल्पना करिए, यह ड्रामा आपको कोई नहीं बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या सौदा चीन के साथ किया है। क्यों इस चीन के साथ इतना दब गए हैं? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सबसे खास पूंजीपति मित्र अडानी का पूरा धंधा चलाता है, उनके काले धन के तमाम खेल को संचालित करता है। इसीलिए चीन को हिंदुस्तान का बड़ा व्यापार सौंप दिया गया है। हालात ये हैं कि अब 125 लाख करोड़ का हमारा नुकसान हो चला है चीन से। यह हमारा व्यापार घाटा है। इससे आप समझ सकते हैं। तो जब यह सब हो, इस देश में गरीबी, मुफलसी, सारी चीजें हैं। भुखमरी की स्थिति आप सब जानते हैं कि 81 करोड़ से अधिक लोग, यानी राउंड फिगर में 81.5 करोड़ लोग इस देश के भूखमरे हो चुके हैं, जो 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यह हम नहीं कहते, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। और यह हालत हो गई है इस देश की कि ना सही शिक्षा मिल पा रही, ना रोजगार मिल पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। और देश में असहिष्णुता, नफरत ऐसी हो गई है कि कोई किसी का भी गला काट दे। घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। यह हालत है कि जिस तरीके से जलाया जा रहा है वो सोचने वाला है। जब यह हो रहा हो तो इससे लड़ने निकलना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है। तो लड़ने के लिए कौन आएगा? विपक्षी दल आएंगे। तो मुख्य विपक्षी दल कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। वो 2022 में सितंबर से उसने भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत को खत्म करके मोहब्बत के रास्ते पर चलने की बात करी। और उसके बाद में अब भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है 14 तारीख से। और इस भारत न्याय यात्रा में इस देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय देने की लड़ाई लड़ने जा रही है। उस मणिपुर से यात्रा शुरू हो रही है जिस मणिपुर में रोज बरोज कत्लेआम हो रहे हैं, युवा मारे जा रहे हैं, तमाम हजारों हजार लोग बेघर हैं और सैकड़ों बेटियां बलात्कार का शिकार हो गई, तमाम को जो है नग्न परेड कराई गई। यह हालत है, वहां शुरू हो रही। उस दर्द को लेकर जब यह यात्रा शुरू होगी और इस देश को संदेश देगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को यह क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कोई और विपक्षी दल नहीं कर रहा है? क्योंकि बाकी सब या तो डरे हुए हैं या बिके हुए हैं। यह हालत है। और इसलिए जो एक प्रयास हुआ था कि इंडिया गठबंधन बना करके, एक साथ मिल करके, एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस करके और देश को बनाने के लिए, देश की लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें सिर्फ फुटौल हो रही है। और सिर्फ फुटौल कौन कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं या दूसरी चीजों में। उदाहरण देख लीजिए, ममता बनर्जी कहती है पश्चिम बंगाल में कोई समझौता नहीं होगा, बाकी देश में होगा। तो बाकी किस देश में होगा? हर राज्य में यही स्थिति है। इसी तरह की स्थिति कमोबेश आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं नहीं, वो नहीं होगा, हम तो सिर्फ इतनी सी सीट देंगे। और जयंत, जिनकी पार्टी का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, वो कहते हैं नहीं, हम तो इतने पे लड़ेंगे और नहीं देंगे। समझिए आप। इसके बाद आप आगे आइए, शिवसेना जो टुकड़े टुकड़े हो गई, वो कहती है नहीं, हम तो 23 पे लड़ते थे, हम तो उस पे लड़ेंगे, बाकी अपने जाने। यह स्थिति है। इसी तरीके से कमोबेश आम आदमी पार्टी की स्थिति। और इन सब की जब यह स्थिति होती है तो लगता है आखिर ये खेल क्या है? वास्तव में खेल को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी
और उनके अडानी और अंबानी जैसे जो मित्र हैं वो खेल करते हैं। इधर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है और उधर से धन की सप्लाई होती है। बताया जाता है कि देखिए आपको इधर से ये मिलेगा और नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा और ये आ जाएगी, फैसला आपका। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। यही वजह है कि मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को यह करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी यूपी जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। वहां पर भी जो संगठन है जितना है उसको मजबूत करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि ये नहीं तो अकेले हम लड़ेंगे, लेकिन देश की विचारधारा के लिए लड़ना है। यही बात तो राहुल गांधी ने कल नागपुर में अपनी रैली में कही। ये लड़ाई विचारधारा की है, दो विचारधाराओं की है, एक नफरत की है, एक मोहब्बत की है। तो मोहब्बत की विचारधारा के लिए लड़ना है, क्योंकि गोदी मीडिया इनके साथ है। सारा जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है वो बिका हुआ चरण वंदन कर रहा है नरेंद्र मोदी का, नफरत फैलाने का काम कर रहा है और मोदी इवेंट करने के सिवा कुछ नहीं करता है। दूसरी तरफ सरकारी मीडिया पहले ही मोदी 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 करता है। उसकी खबरें आप सुन लीजिए, चाहे आकाशवाणी पे सुन लीजिए, चाहे एफएम पे सुन लीजिए या चाहे टीवी पे देख लीजिए, और झूठ फैलाता है। इसके बाद जिससे उम्मीद है कि वो सही कहेगा वही झूठ फैलाता है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। विपक्ष की आवाज खत्म करने के लिए सबको निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद अदालतों में मनमानी पहले से लिखे हुए फैसले पहुंच जाते हैं और वही अदालत में सुना दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या खेल चल रहे हैं। जब ये सारे खेल चल रहे हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, अदालतें सब एक होके खड़े हो, तो लड़ाई बहुत कठिन होती है। बावजूद इसके राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सीमित संसाधनों में लड़ रही है और आपको इंसाफ दिलाने की बात करती है, न्याय दिलाने की बात करती है। यह दूसरे दल अपने लिए सीटों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें भारत देश से प्रेम नहीं है, उन्हें इंडिया से प्रेम नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना वो अपने, क्योंकि ये बने ही स्वार्थ पर है। याद करिए, जब देश की आजादी हुई, आजादी के बाद में ये जितने दल बने ये अपने अपने स्वार्थों को लेकर बने और अपने स्वार्थों को लेकर के बने, अपनी जात के नाम पे बने, कहीं अपने धर्म के नाम पे बने, और इस तरह का ड्रामा करके इन्होंने देश को नफरत की आग में ढकेला। जाति का संकट, जातिवाद और दूसरे खड़े हुए, धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पे योग्यता और सबके नाम को खत्म किया। यही वजह है कि राहुल गांधी को आज तमाम मुद्दों पर एड्रेस करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। तो ये मुद्दों के बीच इस तरह की लड़ाई है। इसके बाद में तमाम संस्थाओं से भी लड़ना है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए थे। उन पत्रकारों से भी लड़ना है, मीडिया से भी लड़ना है जो आज मोदी मोदी गुणगान में व्यस्त है। तो इस तरह के हालात हो, आप समझ सकते हैं कितना गंभीर है। इसलिए एक तो पाला चुनना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाही के साथ, और यदि लोकतंत्र के साथ हैं तो आपको कांग्रेस के पास आना पड़ेगा, और यदि आप तानाशाही के साथ हैं तो आपको नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़ेगा। फैसला आपको है कि आपको किसके साथ जाना है और क्या करना है, क्योंकि भाजपा में जूते चल रहे हैं आपस में, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। शामली जिले में इसी तरह की घटना हुई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बोलते हैं, संबित पात्रा, वो एक मंच पर जबरदस्ती चढ़ गए, बोलने की कोशिश करे, वहां महिलाओं ने जवाब दिया कि नहीं, हम आपको बोलने नहीं दे सकते, मोदी के गुणगान की जगह नहीं। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो समझ में आता है कि हैं कुछ लोग जो जवाब देते हैं, नहीं तो नफरत फैलाने वाले तो सब हैं। जेडीयू में जिस तरह से चल रहा है, दूसरे में चल रहा है, आप देखेंगे उस हालत में लोकतंत्र बचाना बहुत कठिन काम है। इस कठिन काम को जब कांग्रेस कर रही हो
तो साथ तो खड़ा होना बनता है। अब फैसला आपको करना है कि आप कहां हैं। जय हिंद।